मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स के यूनिट 10 जो है वो पढ़ रहे हैं और यूनिट 10 में मैंने 3 वीडियोज़ जो है या 3 क्लासेस जो है अभी तक मैंने आपके ली हैं और उनमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो है जनजातियों का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। सामान्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में जनजातियाँ कहाँ-कहाँ निवास करती हैं, उनका भौगोलिक वितरण क्या है, इसके बारे में जो है हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। हम लोगों ने जनजातियों के लिए जो संवैधानिक संरक्षण जो है वो किया गया है वो हमने देखा। 5वीं तथा 6वीं अनुसूची के बारे में देखा। अब आगे का जो सिलेबस है आपका, वो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। मध्य प्रदेश में कई सारी जनजातियाँ जो है पाई जाती हैं, जैसा कि हम लोगों ने भौगोलिक वितरण में देखा था। किसी क्षेत्र में जो है गोंड जनजाति पाई जा रही है, कहीं जो है भील जनजाति पाई जाती है, कहीं सहरिया है, कहीं बैगा है, कहीं कोरकू है। तो तमाम ये जो जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, हमें एक-एक करके सभी जनजातियों के बारे में पढ़ना है। उन जनजातियों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, उन जनजातियों का सामाजिक जीवन कैसा, आर्थिक जीवन कैसा है, धार्मिक जीवन कैसा है, जनजातियां जो है मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती हैं, उनका खान पान, रहन सहन, उनमें जो है विवाह संस्कार, उनमें मृत्यु संस्कार, ये सब चीजें जो है सारी चीजों के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, हम लोग गोंड जनजाति से स्टार्ट करेंगे। गोंड जनजाति जो है वो क्या है, गोंड जनजाति की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, गोंड जनजाति जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो है आज की क्लास में हम विशेष रूप से जो है गोंड जनजाति के बारे में जानेंगे। ये जो है गोंड जनजाति के अलग अलग जो है कुछ तस्वीरें जो है गोंड जनजाति की जो है आपको दिखाई दे रही हैं। गोंड जनजाति जो है उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका एक पूरा जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने यहाँ पर आपको आपको दिख रहा होगा। हम लोग गोंड जनजाति में सबसे पहले सामान्य परिचय, सामान्य रूप से उनका परिचय जो है देखेंगे, फिर भौगोलिक वितरण, शारीरिक बनावट, उपजातियां तथा गोत्र, वस्त्र भूषण, घर एवं बस्तियां, भोजन, सामाजिक व्यवस्था, विवाह तथा विवाह विच्छेद, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, मृत्यु संस्कार, प्रमुख नृत्य, प्रमुख लोकगीत, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख नाटक, प्रमुख तीज त्योहार। और अगर इसके अलावा भी कुछ जो है विशेषताएं इस जनजाति की हैं तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कमोबेश ये जितने भी जो है आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जो प्रमुख विशेषताओं में जितने भी जो भी वर्गीकरण आपको ये दिखाई दे रहा है, सभी जनजातियों में जो है ये एक समान रूप से जो है हम पढ़ने वाले हैं। चाहे वो गोंड जनजाति हो, चाहे भील हो, चाहे बैगा हो, भारिया हो, सहरिया हो, कोरकू हो, कोई सी भी जनजाति हो, हम इन्हीं सब टॉपिक्स के अंदर जो है वो इनकी विशेषताओं का अध्ययन जो है करने वाले हैं। तो एक एक करके जो है हम गोंड जनजाति की ये सब टॉपिक्स के अंदर क्या क्या जो है इनकी विशेषता है वो सब जो है हम देखते जाएंगे। सबसे पहले जो है गोंड जनजाति की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला जो है इनका सामान्य परिचय क्या है। देखिए, गोंड जनजाति जो है पूरे भारतवर्ष की जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति और मध्य प्रदेश की तो जो है सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से जो है एक मानी जाती है। मध्य प्रदेश में जो है जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था स्लॉप, उन्होंने बताया था कि गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है तेलुगु भाषा में एक शब्द है कोंड, और कोंड का अर्थ होता है पर्वत। दरअसल पर्वतों में निवास करने वाले लोगों को ही जो है वो गोंड कहा गया। गोंड स्वयं को जो है कोयतूर भी कहते हैं। कोयतूर का मतलब होता है पर्वतवासी मनुष्य। इस पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है अगर देखा जाए, तो प्राचीन काल में 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इनका अपना एक स्वतंत्र राज्य होता था, जिनको गोंडवाना लैंड के नाम से जिनको जाना जाता था। गोंडवाना लैंड, जबलपुर का पूरा क्षेत्र जो है जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, वो 14वीं से 18वीं शताब्दी तक जो है पूरी तरह से वहां पे गोंड वंश का जो है शासन हुआ करता था। और इस समय जो है पूरे मध्य भारत में गोंडों के 4 साम्राज्य जो है वो शासन कर रहे थे। गढ़मंडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, ये कुल मिलाकर जो है 4 साम्राज्य जो है वो इस समय 14वीं से 18वीं शताब्दी तक जो है वो पनपे थे। 18वीं शताब्दी के बाद मुगल और मराठे जो है आए, और मुगलों और मराठों ने जो है इनको इस क्षेत्र से जो है वो खदेड़ा, और ये जो है नीचे की तरफ जो है बढ़े, और नीचे की तरफ बढ़ते हुए जो है तमाम जो जंगल थे, तमाम जो है पर्वत पहाड़ थे, उन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जो है चले गए। और इस तरह से जो है आज जहां पर जो है गोंड जनजाति जो है रह रहे हैं, ये आज के जो गोंड जनजाति हैं, दरअसल उस समय जो है 18वीं शताब्दी में मुगल
और मराठों के द्वारा जो है खदेड़े गए और इन क्षेत्रों में जो है आकर फिर इनका निवास हुआ था। गोंड जनजाति जो है ये तो सामान्य परिचय हुआ। अब हम जो है भौगोलिक वितरण की बात देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में जो है ये निवास करते हैं। मुख्य रूप से जो है हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है गोंड जनजाति का निवास है। मैं इस मैप को थोड़ा एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस मैप में यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है जहां जहां पर भी जो है गोंड जनजाति है, जिन जिन जिलों में भी गोंड जनजाति है वहां पे जो है ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर हम देखें तो गोंड जनजाति जो मैंने कहा कि नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इनका पूरा निवास है। जिसमें जो है यहाँ से अगर हम देखें तो इधर शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, इधर जो है जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, इन पूरे जिलों में जो है अगर हम देखें तो गोंड जनजाति जो है यहाँ पर बहुतायत से पाए जाते हैं। विशेष रूप से जो है मंडला में जो है गोंड जनजाति काफी मात्रा में पाए जाते हैं। मंडला में जो है बैगाचक के जंगल है जहाँ बैगा जनजाति के साथ जो है ये गोंड जनजाति जो है उनका भी निवास जो है वो माना जाता है। तो इस तरह से अगर भौगोलिक वितरण देखें तो यहाँ पर जो है विंध्य, सतपुड़ा, इन पूरे क्षेत्रों में नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्रों में जो है गोंड जनजाति निवास करती है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इधर जो है शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, इन क्षेत्रों में जो है इनका निवास है। तो ये जो है भौगोलिक वितरण जो है वो एक तरह से हम देखें तो भौगोलिक वितरण जो है ये है। शारीरिक बनावट, दूसरी विशेषता जो है इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ गोंड जनजाति के जो है पुरुष स्त्री जो है वो दिख रहे हैं। अब देखिए तो गोंड जनजाति जो है दरअसल जितने भी जो है हम जनजातियां हैं इनकी शारीरिक बनावट के आधार पर ही जो है इनको प्रजातियों में बांटा गया था। पहले हमने थोड़ा सा जो है प्रजाति के बारे में समझना चाहिए। प्रजाति या रेसेस किसे कहते हैं? प्रजाति या रेस का मतलब यह होता है कि जब किसी मानव समूह को उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर किसी एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है तो उसे एक प्रजाति कहते हैं। जैसे द्रविड़ प्रजाति हम कह देते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कह देते हैं, निग्रो प्रजाति कह देते हैं, इस तरह के मंगोलॉइड प्रजाति कह देते हैं। तो इस तरह की कई सारी जो है जातियां प्रजातियां हो जाती हैं। जैसे अगर मैं जो है कहूं कि मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था, जिसका पूरा शरीर जो है काला था, जिसके बाल जो है बिल्कुल घुंघराले थे, आंखें जिसकी जो है वो काली थी और बड़ी थी, नाक जिसका जो है वो पतला और उठा हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति जो है हम कहेंगे कि ये शारीरिक लक्षणों के आधार पर ऐसे कई सारे व्यक्ति जो है उनको एक समूह में बांट दिया गया जिन्हें हम निग्रो कह देते हैं। इसी तरह से जो है मंगोलाइड हैं या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, तो कई सारी जनजातियों में जो है हमने मानव समूह को जो है बांटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है जब हम गोंड जनजाति के शारीरिक संरचना की बात करेंगे तो गोंड जनजाति की शारीरिक संरचना क्या है, तो इनकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल काले और घुंघराले होते हैं, नासिका नाक जो है भारी और बड़ी होती है, सिर जो है गोलाकार होगा, होठ जो है छोटे होते हैं, शरीर की संरचना जो है सुगठित होती है, मुंह जो है चौड़ा होता है और इनके चेहरे पर बाल कम होते हैं। पुरुष जो होते हैं वो दाढ़ी मूछ नहीं रखते। यहाँ पर जो है पुरुष आप दिखाई दे रहे हैं, आपको पुरुष जो है दाढ़ी मूछ नहीं रखते। चेहरा जो है आपको थोड़ा चौड़ा दिखाई देगा। यहाँ पर जो है सभी चेहरे जो है आपको थोड़े चौड़े दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो है ये जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं इनकी ये शारीरिक बनावट जो है। रिसले ने बताया था कि ये द्रविडियन प्रजाति के हैं, लेकिन गुहा साहब जो है जो बहुत महत्वपूर्ण जो है भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो हमारी प्रजाति है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ये शारीरिक बनावट जो है वो आपको है ना गोंड जनजाति की जो है शारीरिक बनावट है। अब हम आगे बात करेंगे कि इनकी उपजातियां और गोत्र वगैरह क्या है। देखिए गोंड जनजाति के जो है बहुत सारी जो है उपजातियां हैं अपने आप में। गोंड जनजाति की प्रमुख उपजातियों में जो है अगरिया, प्रधान, नगारिच, ओझा, सोल्हास, कोयला भूतिस, ये कई सारी जो है इनकी उपजातियां होती है। ठीक है, तो इसमें से ही प्रश्न बन जाता है। पहला प्रश्न जो है इनमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है, अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि गोंड जनजाति जो है इनमें से किस प्रजाति वर्ग की मानी जाती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि गोंड की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। तीसरा प्रश्न बनता है गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, हो सकता है जिलों के नाम दे दे। चौथा प्रश्न बन सकता है कि गोंड जनजाति जो है
उसकी उपजातियां कौन सी है, ऐसा पूछा जा सकता है कि अगरिया निम्न में से किस जनजाति की जो है वो उपजाति है। यह पूछा जा सकता है कि प्रधान और नगारिच जो है वो निम्न में से किस जनजाति की जो है उपजातियां, ऐसा प्रश्न बन सकता है। यहाँ अगर देखें तो गोंड उपजाति, गोंड की जो है कई सारी उपजातियां हैं, मैंने बताया अगरिया है, प्रधान प्रधान है, सोल्हास, ओझा है, नगारिच है, कोयला भूतिस है। इनमें से अलग अलग जो उपजातियां हैं इनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे अगर हम अगरिया जनजाति की बात करें तो अगरिया जो है लोहे का काम करने वाला जो है वर्ग होता है। ये लोग जो है लोहे का काम करते हैं। प्रधान जो है इनमें मंदिरों में पूजा पाठ और पुजारी का काम करते हैं। इसी तरह से कोयला भूतिस जो है वो नाचने गाने वाले जो है लोग होते हैं। ओझा जो है पंडिताई और तांत्रिक का काम करते हैं। जो वहां चूंकि जनजातियों में जो है जादू टोने का बड़ा प्रचलन है, इसीलिए उनमें जो है तंत्र विद्या को जानने वाला, जादू टोने को जानने वाला जो है एक व्यक्ति होता है जो ओझा कहलाता है। तो उनमें जो है एक वर्ग जो है ओझा, इस तरह से एक उपजाति जो है ओझा है। इसी तरह से सोल्हास, सोल्हास जो है बढ़ईगिरी का काम करने वाला वर्ग जो है सोल्हास कहलाता है। नगरची जो होते हैं वो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो है वर्ग है। तो इस तरह से कई सारे जो है उपजातियों में जो है ये पूरे के पूरे गुण जो है विभाजित होते हैं। हाँ, व्यवसाय के आधार पर भी गोंडों को जो है दो भागों में बांटा जाता है। कुछ गोंडों के पास जो है अपनी जमीन होती है, अर्थात वो भूमि के स्वामी होते हैं। ऐसे गोंडों को जो है राजगोंड कहते हैं। एक तरह से जो है जमींदार माने जाते हैं ये। और दूसरा जो है सामान्य वर्ग होता है। गोंडों का जो सामान्य वर्ग होता है, साधारण वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, तो उसे धुरगोंड कहते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय के आधार पर अगर हम देखें तो व्यवसाय के आधार पर गोंड जो है वो दो भागों में जो है डिवाइड किए जाते हैं, राजगोंड और धुरगोंड। राजगोंड वो होते हैं जिनके पास भूमि होती है, धुरगोंड वो होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती। ये गोंडों का साधारण वर्ग होता है, ये गोंडों का श्रमिक वर्ग होता है। एक जाति के अंतर्गत कई सारे जो है गोत्र होते हैं। आपने गोत्र के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। ब्राह्मणों में जो है कई सारे गोत्र हैं, क्षत्रियों में कई सारे गोत्र हैं। तो ऐसे ही जो है इन जनजातियों में भी जो है कई सारे गोत्र होते हैं। इनके प्रमुख गोत्र जैसे कुर्राम है, नेताम है, मरकाम है, मलावी है, भलावी है, सरयाम है, उसेंडी, धुरवा, परतेती, पोरते, मर्सकोले, उइक्के, ये कई सारे जो है इनके अपने गोत्र जो है वो होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनमें से प्रत्येक गोत्र का अपना अलग टोटम होता है। अब ये टोटम क्या होता है? टोटम जो है, हम कहें कि जनजातियों में जो है प्रकृति की किसी चीज से, चाहे कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, नदी, पहाड़, तालाब, कुछ भी, क्योंकि जनजातियां जंगलों में रहती हैं, जनजातियां पर्वतों पहाड़ों में रहती हैं, तो प्रकृति की चीजों के साथ जो है उनका अपना एक संबंध होता है। और जब यही संबंध जो है आध्यात्मिक रूप धारण कर लेता है, तो वो ये मानते हैं कि प्रकृति की उस चीज के साथ उनका अपना एक आध्यात्मिक संबंध है, और फिर वो उसे टोटम कहते हैं। ये टोटम जो है प्रकृति में पाए जाने वाला कोई पेड़ हो सकता है, कोई पक्षी हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है। जानवर के अलग अलग हिस्से भी हो सकते हैं, जैसे बाघसेरी। बाघसेरी जो है बिहार में जो है, अब तो झारखंड में, वहां पर जो है बाघसेरी के 36 गोत्र हैं, और सबके जो है अपने अपने सबके अपने अपने जो है वो टोटम होते हैं। बाघ के जो है दांत, बाघ के जो है पांव, बाघ के जो है पूंछ, इस तरह से जो है अपने अलग अलग टोटम बना लेते हैं। और टोटम की जो है, टोटम की पूजा करते हैं ये लोग। टोटम को मारना, टोटम को नष्ट करना पाप होता है। और इस तरह से जो है टोटम से संबंधित ये जितने भी जो है प्रथा परंपराएं होती हैं, उन सबको अपने आप में टोटमवाद कहते हैं, टोटेमिज्म कहते हैं। तो इनमें जो है टोटम की परंपरा है। ये लोग जो है प्रकृति की किसी चीज को, किसी चीज के साथ अपना एक आध्यात्मिक संबंध जोड़ लेते हैं और उसे अपना टोटम, तो टोटमिज्म जो है वो इनमें भी जो है प्रचलित है, जैसा कि अन्य जनजातियों में है। इसी तरह से जो है अब अगला जो है जो टॉपिक है, सब टॉपिक जो है वो वस्त्रभूषण। इनमें जो है वस्त्र किस तरह से जो है क्या पहनते हैं ये लोग, तो गोंड जनजाति जो है प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष जो है पंछा, धोती, धोती जो ये लोग पहनते हैं, घुटनों तक जो है ये लोग धोती पहनते हैं। बंडी, बंडी का मतलब जो बनियान होती है उसी को जो है बंडी कहा जाता है। कमीज, कंधे पर जो है पिछोरा, पिछोरा का मतलब एक तौलिया सा जो है ये रखते हैं, जो कि छोटा होता है, और सिर पर जो है मुरेठा बांधते हैं। एक आइडियल जो है
गोंड जो है इसमें दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। ये सिर पर जो है मुरेठा बांधा हुआ है, ये जो है बंडी पहनी हुई है, ये जो है नीचे जो धोती है वो ये पहनी हुई है, घुटनों तक होना चाहिए था, यहाँ पर जो उठा कर रखा गया। यहाँ पर जो है आपको ये पिछोरा जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है ये पुरुष जो होते हैं वो इस तरह से जो है चीजें पहनते हैं। साथ ही साथ जो है जो स्त्रियां होती हैं वो स्त्रियां 6 से 8 गज की जो है रंग बिरंगी धोती पहनती हैं, साड़ी और पोलका जिसको कहते हैं। ये जो है साड़ी और पोलका जो है वो साड़ी विशेष रूप से जो यहाँ पर जो आपको साड़ी दिखाई दे रही है स्त्री जो है पहने हुए है। और इनमें जो है साड़ी के साथ ब्लाउज का प्रचलन जो है कम है। अधिकांशतः जो है स्त्रियां जो होती हैं वो साड़ी ही पहनती हैं। और स्थानीय स्तर पर जो है भेड़ बकरियों से मिलने वाला जो ऊन होता है उसे ये लोग कंबल और दूसरे वस्त्र जो है गांव में बनाते हैं। गोंड स्त्रियों में जो है विशेष रूप से गहने वगैरह का शौक जो है बहुत ज्यादा है। आप ये अगर देखें तो स्त्री ने जो है काफी सारा गहना पहना हुआ है ना। यहाँ पर जो है आप गले में आप देख सकते हैं चांदी या गिलट या एल्यूमिनियम का जो है ये एक हार सा पहना हुआ है। उसके ऊपर जो है वो काले से बीड्स या मनके जो है उसके हार जो है नजर आएंगे। हाथ में जो है आपको ये कंगन जो है वो दिखाई देगा। पाँव में भी जो है ये लोग कुछ पहनते हैं। रंग बिरंगी चूड़ियां, यहाँ पर जो है आपको रंग बिरंगी चूड़ियां पहने हुए जो है एक स्त्री का हाथ जो है वो दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ गुदना गुदना परंपरा जो है वो यहाँ पर जो है काफी प्रचलित है। इस जनजाति में गुदना, जिसे जो है आज की डेट में टैटू कहा जाता है। यहाँ पर जो है आपको एक व्यक्ति जो है वो स्त्रियों के जो है टैटू बनाता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये भी नहीं है कि केवल स्त्रियों में ही जो है आभूषण का शौक है, पुरुषों में भी जो है आभूषण का शौक है। यहाँ इस व्यक्ति को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गले में इसने भी जो है कुछ आभूषण पहन रखा है। तो स्त्रियां जो है वो तो विशेष रूप से चांदी, एल्यूमिनियम या गिलेट के जो है गहने पहनती हैं। कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां वगैरह पहनती हैं। काले मनके और कौड़ियों से बना हुआ हार, जैसा मैंने आपको जो है यहाँ पर दिखाया था, ये जो है मनके बीड्स वगैरह से जो है बने हुए हार जो है ये पहनती हैं। और स्त्रियां जो होती हैं शरीर पर गुदना जरूर गुदवाती हैं। ये उनमें जो है एक बहुत परंपरा है। वो हाथों पर जो है देखें आप तो इस तरह से जो है जो टैटू है, इस तरह के टैटू जो है बनाती हैं। यहाँ पर जो है आपको ये गुदना गुदवाते हुए जो है ये स्त्रियां जो है दिखाई दे रही हैं। तो जो टैटू हम कहते हैं आज जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ये दरअसल जो है वो प्राचीन काल की जो है एक विरासत ही है। इन जनजातियों से जो है प्राप्त विरासत ही है, जिसकी कंटिन्यूटी आज जो है वो चलती चली आ रही है। चलो, क्या लड़कियां अपने बाल के जूड़े में सफेद बांस से बने हुए आधे दर्जन तक कंघे जो है वो लगा कर रखती हैं। यहाँ पर जो है आपको ये इस स्त्री के कंघों, इस स्त्री के बाल में जो है यहाँ पर आपको ये व्हाइट कलर का जो है या पीछे की तरफ जो है ये कंघे जो है आपको दिखाई देंगे। तो 6 से 8 तक जो है कंघे ये लोग जो है लगा कर रखती हैं। तो ये भी जो है इनमें अपने आप में जो है जो इनके वस्त्र और आभूषण है उनमें जो है उनकी एक क्वालिटी है या उनकी अपनी एक विशेषता है। अब हम लोग घर और बस्तियों की बात करते हैं कि इनका घर जो है कैसा होता है, इनकी बस्तियां कैसी होती हैं। घर जो है कुछ इस तरह का खपरेल टाइप का होता है, घास फूस की बनी हुई घर होता है। और इसमें जो है जो दीवारें होती हैं मिट्टी से बनी हुई दीवारें होती हैं। यहाँ पर जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरह से जो है खपरेल घर होता है, जिसमें ये जो छत बनी हुई है इसको खपरा कहा जाता है। खपरे से जो है पूरा का पूरा जो है ये इनकी छत बनी हुई थी। ये पूरी दीवारें जो है वो मिट्टी से बनी हुई जो है दीवारें होती हैं। और ये लोग जो है अपनी दीवारों पर इस तरह से जो है जो रंग बिरंगी चित्रकारी जो है वो करते हैं। तो रंग बिरंगी चित्रकारी वगैरह जो है वो यहाँ पर जो है होती है। देखिए, गोंड जनजाति जो है उनकी बस्तियां जो होती हैं वो अधिकांशतः जो है उस क्षेत्र के भौगोलिक विशेषताओं और जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये लोग प्राय जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, घाटियों में जो है अपना आवास बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। और ये लोग यहाँ इन क्षेत्रों में इसलिए अपना घर बनाते हैं ताकि बाहर से किसी तरह का कोई आक्रमण ना हो पाए। ये लोग जब भी अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले पुजारी, जो उनका जो है अपना पुजारी होता है जिसको हम प्रधान कहते हैं, उस प्रधान से जो है उस जगह के विषय में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर जो है घर बनाना अच्छा होगा या नहीं होगा। फिर उस जगह की जो है विधिवत पूजा करते हैं, जैसा प्रधान बताता है वैसा जो है ये लोग पूजा करते हैं। फिर घर जो है उसके बाद घर बनाया जाता है। घर में जो है आप देख सकते हैं छत जो है वो देसी खपरेल जो है वो छत है।
साथ ही साथ फर्श और दीवारों पर जो है गोबर मिट्टी की जो है लिपाई दिखाई देगी आपको। यहाँ पर जो है कलरफुल चित्रकारी वगैरह जो है वो की जाती है। साथ ही साथ जो है उनके जीवन को प्रभावित करने वाले जो पहलू हो सकते हैं उनका चित्रांकन भी, चित्रों के माध्यम से जो है उनका अंकन भी जो है वो लोग दीवारों पर करते हैं। अपने देवी देवता का फिर पूजन किया जाता है, जिस तरह से हमारे सभ्य समाजों में जो है हम लोग, है ना, गृह प्रवेश करते हैं और गृह प्रवेश के समय तमाम जो पूजा पाठ होता है, उसी तरह से ये लोग जो है गृह प्रवेश के समय जो है अपने देवी देवताओं की पूजा वगैरह करने के पश्चात ही जो है वो घर में प्रवेश करते हैं। घर में मुख्यतः जो है एक तो मुख्य कमरा होता है, एक बैठक होती है, उसके बाद फिर मुख्य कमरा होता है। मुश्किल से 2 या 3 कमरे जो है घर में होते हैं। इनमें जो मुख्य कमरा होता है उसमें देव स्थान होता है, अर्थात देवताओं का एक स्थान होता है। इनमें अनाज की कोठी होती है। गोंडों में अतिथि सत्कार का जो है बड़ा विशेष महत्व होता है। ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इसको याद रखें कि निम्न में से किस जनजाति में जो है अतिथि सत्कार का विशेष महत्व है। तो गोंडों में जो है अतिथि सत्कार का विशेष रूप से महत्व होता है और हर मकान में अतिथि के लिए जो है साफ सुथरा और छोटा कमरा जो है जरूर बनाया जाए। ये कोशिश की जाती है कि अतिथियों के लिए भी जो है एक कमरा हो। जैसे अपने यहाँ जो है गेस्ट रूम होता है, उसी तरह से जो है उनमें भी एक गेस्ट रूम जो है वो बनाते हैं। इस तरह से जो है छपरी में रसोई घर, चूल्हा, बर्तन ये सब रखने का जो है स्थान होता है। आंगन में पानी के घड़े के लिए जो है जो स्थल बनाया जाता है उसको घिनौची कहते हैं, है ना। तो वहां पर जो है आंगन में पानी का जो घड़ा होता है, जो मटका होता है, उसको रखने के लिए जो है एक घिनौची बना देते हैं। छपरी में ही जो है तमाम उनके जो किचन के जो उपकरण होते हैं, जिनमें ओखली है या मूसल है, सिलबट्टा है, ये सब घर गृहस्थी का सामान जो है वो सामान्य रूप से रखा रहता है। घर के अंदर ही आंगन में जो है खेती करने के उपकरण, जिसमें कुल्हाड़ी, फावड़ा, हंसिया, शिकार के उपकरण, तीर, फरसा, फंदे, जाले, गोफन, मछली पकड़ने के जाल, ये सारे उपकरण जो है, सारे औजार जो है वो ये लोग जो है वहां पर रखते हैं। अब इनकी जो बस्तियां होती हैं, इनकी बस्तियों को नगला या पल्ली भी कहा जाता है। ये दरअसल नगला या पल्ली क्या होते हैं? पल्ली जो होता है वो एक छोटा गांव होता है, एक ऐसा गांव जिसमें घर जो है दूर दूर बने हुए होते हैं। गांव जो है, इनका गांव जो होता है वो लगभग 50 झोपड़ियों का एक गांव होता है और इनके गांव को तोला कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस जनजाति के गांव को जो है तोला कहते हैं। तो गोंड जनजाति के गांव को तोला कहते हैं। लगभग 50 झोपड़ियों का अपना जो है एक घर होगा। नगला, दरअसल आप देखें तो नगला छोटे गाँव को जो है नगला कहते हैं। यूपी में जो है काफी फेमस है इस तरह के। दूसरे स्टेट्स में भी जो है कहीं पे इसको नगला, कहीं पे पल्ली, इस ये नामों से जो है इनको जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर घर दूर दूर बसे हुए हैं और कम है, इन्हें जो है नगला कहते हैं। यहाँ पर जो है, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है, हर गांव में जो है मंदिर और श्मशान जरूर होगा। मंदिर और श्मशान मतलब जहां पर जो है मृतकों के दाह संस्कार के लिए जो जगह होता है वो भी होता है। श्मशान जो होता है वो सदा बस्ती के पूर्व की ओर चुना जाता है, अर्थात पूरब दिशा में जो है शमशान को जो है बनाया जाता है। ये लोग जो है मरे हुए जो लोग होते हैं, जो मृतक होते हैं, उन लोगों को जो है जलाते भी हैं, अर्थात उनमें जो है दाह संस्कार भी किया जाता है और उनको जो है दफनाने का कार्य भी करते हैं। अधिकांशतः जो वयस्क अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है जलाया जाता है और जो बच्चे अगर किसी कारणवश जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है दफनाया जाता है। अभी हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, उन लोगों ने जो है एक बड़ा निर्णय लिया है। उन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वो लोग जो है मृतकों का जो दाह संस्कार जलाने के रूप में करते हैं या जला कर करते हैं, उसको उन लोगों ने जो है बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया है? इसलिए बंद कर दिया, उनका ये मानना है कि जलाने में जो है काफी सारी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। इससे हमारा पर्यावरण जो है उसको कहीं ना कहीं जो है नुकसान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पर्यावरण प्रेमी हो रहे हैं ये, होते हैं ये, कि जंगलों को बचाने के लिए, लकड़ियों को बचाने के लिए जो है इन्होंने अपने दाह संस्कार का तरीका तक बदल दिया है। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खैर, ये जो है घर और बस्तियों के बारे में जो है मैंने सारी बातें आपको बताई। इसके बाद जो है इनका भोजन, ये जो है इनका कुछ ट्रेडिशनल भोजन जो है वो मैं दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो है भोजन में अगर हम देखें तो इनका मुख्य भोजन जो है चावल, कोदो, कुटकी और मोटे अनाज है। मुख्यतः जो है चावल यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा, है ना। चावल, कोदो, कुटकी से बना हुआ जो है ये कुछ दालें जो है आपको दिखाई देंगी। कुछ जो है मांस और दूसरी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। प्याज, मिर्च, है ना, ये इस तरह के जो है नींबू, इस तरह की चीजें जो है आपको दिखाई देंगी। जितनी भी ये चीजें हैं, रात को जो है ये लोग विशेष रूप से जो है चावल खाना पसंद करते हैं और दिन में जो है अधिकांशतः कोदो, कुटकी और इसी तरह के जो मोटे अनाज होते हैं उनको पानी में उबाल कर
और जो चीज बनती है उसको झोल या उसी को राबड़ी या दलिया कहते हैं। और जिस तरह से हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, वैसे ही इनमें भी जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया जाता है। इनमें जो ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का जो खाना होता है, उसे जलपान कहते हैं। जो इनका लंच होता है उसे कलेवा कहते हैं, और जो डिनर होता है उसको बियारी कहा जाता है। तो जलपान, कलेवा और बियारी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये जो है वही जो ब्रोथ होता है या वही झोल जिसको हम कहते हैं, राबड़ी या दलिए के रूप में जो मोटे अनाज को वो लोग बना लेते हैं, उसका जो है सेवन करते हैं। रात्रि में जो है अधिकांशतः चावल खाते हैं। कोदो के आटे से जो है रोटी बनाने का काम भी होता है, और इस रोटी को जो है गोदाला कहते हैं, है ना। कोदो के आटे से जो रोटी बनती है उसको जो है गोदाला कहते हैं। तो गोदाला भी जो है ये लोग खाते हैं। वनों से जो है जो भी कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करते हैं, सब्जियां जो है इकट्ठा करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। खाने में लाल चींटी का प्रयोग किया जाता है। ये आपने सुना होगा। जनजातियां न केवल जो है हमारे देश में, अफ्रीका में और अन्य कई देशों में जो है जनजातियां लाल चींटियों का प्रयोग करती हैं। लाल चींटी में दरअसल फॉर्मिक एसिड होता है, थोड़ा सा जो है खट्टा होता है उनका टेस्ट। और लाल चींटियों का प्रयोग जो है चटनी के रूप में किया जाता है। चटनी के रूप में जो है इनको बनाकर और जो है ये लोग खाते हैं। इनमें मद्यपान का प्रचलन बहुत है, अर्थात ये लोग जो है शराब का सेवन जो है बहुत ज्यादा करते हैं। विवाह और अन्य उत्सवों के अवसर पर तो विशेष रूप से शराब पीना ही पीना है। और शराब जो है कैसे बनाते हैं, तो इनमें शराब बनाने के लिए जो है महुआ, जंगली क्षेत्रों में जो है महुआ होता है, तो महुए के फूल से जो है ये लोग कच्ची शराब बनाते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसको जो है जिस टेम्परेचर पर बॉईल किया जाना चाहिए, अर्थात जिस टेम्परेचर पर जो है अल्कोहल बनता है, उतना टेम्परेचर तो जो है मिल नहीं पाता, और उसकी वजह से जो है इथाइल अल्कोहल बनने के बजाय जो है मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। और आप सबको पता है जो मिथाइल अल्कोहल होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पीने से जो है लिवर खराब होता है, आंखें जो है वो खराब हो जाती हैं। तो ये कच्ची शराब जो है ये लोग महुए से बनाते हैं, जिसको मंडिया कहते हैं। ताड़ और खजूर, ये लोग क्या करते हैं, ताड़ का जो पेड़ होता है, उस ताड़ के पेड़ पे सबसे ऊपर जो है कई बार, या खजूर का जो पेड़ है उसके ऊपर जो बिल्कुल नई जो कोपलें आती हैं, उसको कट करके और वहीं पर जो है एक मटका जो है वहां पर लगा देते हैं। उस नई वाली कोपल से जो है वो जो रस होता है वो बूंद बूंद करके जो है उस मटके में जो है गिरता रहता है, और फिर जो है ये रात को जो है लगाकर छोड़ देते हैं, सुबह तक जो है पूरा मटका भर जाता है। कहते हैं कि सुबह सुबह जो ये खजूर या ताड़ का के रस से जो है बना हुआ जो पेय पदार्थ है, इसको जो है ताड़ी कहा जाता है। ये ताड़ी जो है जनजातीय क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है, और न केवल जनजातीय क्षेत्रों में बल्कि जो है आप अगर देखेंगे तो झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में जो है, मध्य प्रदेश के ये क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इनमें जो है ये ताड़ी जो है बहुत प्रसिद्ध जो है पेय पदार्थ है। ये कहा जाता है कि सुबह सुबह जो है ताड़ी पीना जो है वो स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है दिन आगे बढ़ता है और सूर्य की किरणें जो है इस ताड़ी में पड़ती हैं, ये ताड़ी जो है नशीला होता चला जाता है। अर्थात इसमें जो है फर्मेंटेशन, दरअसल होता ये है कि जब जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसमें फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन की वजह से जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता चला जाता है। चावल से भी जो है शराब बनता है इनमें। चावल को जो है अगर आप चावल को बनाकर और फिर जो है उसको गला लें, या उसको जो है 2 या 3 दिन जो है रख दें, तो अपने आप ही उसमें जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और ये लोग तो क्या करते हैं कि चावल को बनाकर जो है छोड़ देते हैं। 7-8 दिन के बाद जो है धीरे-धीरे करके जो है वो चावल जो है पूरी तरह से जब फर्मेंटेशन उसमें हो जाता है, तब फिर जो है उसके सैप को, उसके रस को जो है निकाल कर ये लोग जो है पीते हैं। वो भी जो है नशीला हो जाता है। ये जो पेय पदार्थ हैं शराब में, शराब है, मंडिया है जिसको हम कहते हैं, या ताड़ी है, या चावल से बना हुआ जो लूंगा होता है, चावल से बना हुआ जो शराब होता है उसको लूंगा कहते हैं। तो उनका प्रचलन भी जो है ना बहुत ज्यादा है। इनके अतिरिक्त गांजा, भांग, तंबाकू, पान, सुपारी, ये सब चीजें तो जो है खाते हैं। तंबाकू जो है दरअसल हमारे यहाँ जिस तरह से जो है बीड़ी पी जाती है, या सिगरेट पी जाती है, ऐसे ये लोग क्या करते हैं कि तंबाकू जो है मिट्टी या पत्तों से बनी हुई चिलम से पीते हैं। और जैसा आपने हुक्का देखा होगा, दरअसल वो चिलम जो है एक तरह का जो है हुक्का ही होता है, नीचे की तरफ जो है वो पानी भर देते हैं। इस तरह से जो है ये कुछ ऐसा इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है कि नीचे एक कंटेनर टाइप का होता है, उस कंटेनर में इस तरह से जो है एक पाइप लगा दी जाती है। नीचे जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है,
यहाँ पर जो है ये पाइप लगी हुई है और इसके ऊपर जो है चिलम रख के और उसके ऊपर आग डाल दी जाती है और उस पर जो है तंबाकू डाल दिया जाता है और यहाँ से जो है एक पाइप निकाल दिया जाता है और इसी पाइप से जो है वो लोग इसके कश लेते हैं। तो ये चिलम के कश जो है वो इस तरह से जो है वो लिया जाता है। खैर, ये भोजन की बात हो गई कि भोजन जो है क्या होता है। सामाजिक व्यवस्था की बात अगर हम देखें तो गोंड जनजाति जो है वो पूर्णतः जो है पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक या पितृस्थानीय जो है समाज होता है गोंड जनजातियों का। और पितृवंशीय समाज होने का मतलब क्या है? पितृवंशीय समाज और मातृवंशीय समाज दो तरह के समाज होते हैं। पितृवंशीय समाज दरअसल वो समाज होते हैं जिन समाजों में पिता जो है वो परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करता है और वंश और संपत्ति उत्तराधिकार जो होता है, पद और संपत्ति उत्तराधिकार जो होता है वो पिता से ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता है और फिर उस ज्येष्ठ पुत्र से उसके ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता है। संपत्ति का बंटवारा जो है वो लड़कियों में नहीं होता बल्कि लड़कों में होता है। उसे जो है पितृवंशीय समाज कहते हैं। अब अभी की व्यवस्था को हम छोड़ दें जिनमें हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो न केवल लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी जो है समान अधिकार दिया गया है पिता की संपत्ति पर। जनजातीय समाजों में जो है ऐसा नहीं है। जनजातीय समाजों में है, पितृवंशीय समाजों में पिता से जो है पद और संपत्ति उत्तराधिकार जो है ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता है और संपत्ति जो है वो सभी पुत्रों में जो है समान रूप से वितरित की जाती है। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। इनमें पुरुष लोग जो होते हैं वो अधिकांशतः अधिक कठिन कार्य जिनमें कृषि है या खेटन है, व्यापार, ये सब काम करते हैं। महिलाएं अधिकांशतः घर का काम करती हैं या फिर जंगलों से लकड़ी वगैरह बीनने का काम करती हैं या छोटे मोटे काम जो है वो महिलाएं करते हैं। कंदमूल फल वगैरह जो इकट्ठा करने का काम करती हैं। गोंड लोग जो होते हैं वो छोटे छोटे समूहों में जो है विभक्त होते हैं और समूह का वर्गीकरण या उनका नामकरण जो है देखें तो उस क्षेत्र के नाम के आधार पर होता है जिसमें गोंड लोग रह रहे हैं। जैसे मंडला में अगर हम देखें तो मंडला में जो है गोंडों के 4 उपविभाग, देवगुण, राजगुण, सूर्यवंशी देवगढ़िया गुण और रावणवंशी गुण। इस पूरी व्यवस्था में जो है जो रावणवंशी गोंड होते हैं उनका सामाजिक व्यवस्था में जो है सबसे निम्न स्थान होता है। मतलब चूंकि रावण नाम है तो संभवतः इसलिए जो है उनका निम्न स्थान हुआ और अन्य तीनों जो है वो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। गोंडों में इनकी अपनी एक पंचायत होती है अर्थात इनका अपना राजनीतिक जीवन जो है वो भी काफी अच्छा है। इनकी अपनी एक पंचायत होती है और इस पंचायत का मुखिया जो है उसको पटेल या मुकद्दम कहते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्न में से किस जनजाति में पंचायत का मुखिया जो है मुकद्दम कहलाता है या गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पंचायत का मुखिया पटेल या मुकद्दम कहलाता है और गांव का जो चौकीदार होता है उसको कोतवार या कोटवार के नाम से जानते हैं। पंचायत के निर्णय जो है सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होंगे। पंचायत के निर्णयों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता और पंचायत जो है वो सभी पक्षों को सुनने के बाद जो है अपना निर्णय देता है। गांव में ही एक पुजारी भी होता है। इस पुजारी को देबारी कहते हैं। ये पुजारी जो है तमाम प्रकार के जो धार्मिक कार्य वगैरह होता है वो सब करता है। तो यहाँ पर जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि गोंड समाज में जो है ये पूरा का पूरा इनकी सामाजिक व्यवस्था पितृवंशीय होती है। इनकी अपनी एक पंचायत होती है। पंचायत में जो है मुखिया जो होता है वो मुकद्दम कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था के बाद जो है हम लोग विवाह के बारे में जो है देखें कि विवाह जो है वो इनमें क्या होता है, किस तरह से जो है होता है। तो विवाह जो है यहाँ पर ये विवाह जो है दिखाया गया, ये दूध लौटाबा जो है विवाह की जो इनमें दूध लौटाबा प्रथा जो है प्रचलित है उसके बारे में जो है ये दिखाया गया। दूध लौटाबा प्रथा क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये विवाह की जो है एक रस्म जो है दिखाई जा रही है, दिखाई गई है। जिस तरह से जो है सभ्य समाजों में भी जो है ये हल्दी का कार्यक्रम होता है, मंड पक्षादान होता है, तो ये सब चीजें जो है जो हम मंडप भी कहते हैं वो सब चीजें जो है इनमें भी होती हैं। दूध लौटाबा की प्रथा जो है वो इनमें विशेष रूप से प्रचलित है। सामान्यतः जो है जो इनमें विवाह होता है वो विकसित प्रकार का जो है विवाह है। इनमें जो है बाल विवाह जो है इनमें नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जनजातियों में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। खासकर गोंड जनजाति में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं है और समगोत्रीय विवाह तो इनमें नहीं होता। अर्थात एक ही गोत्र में जो विवाह जिसको हम कहते हैं तो एक ही गोत्र में विवाह जो है इनमें नहीं होता बिल्कुल भी। विवाह के रूपों में अगर हम देखें तो सामान्यतः जो है विवाह में बहु विवाह प्रथा जो है इनमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है ये बहुविवाह हो जाता है। और बहुविवाह जो है अधिकांशतः इसलिए होता है कि कभी स्त्री जो है वो बांझ हो गई या फिर स्त्री से जो है बच्चा प्राप्त नहीं हो पाया या फिर जो है
ये भी स्थिति बनती है कि स्त्री जो है वो चरित्रहीन हो, या हम कहें कि बहुविवाह जो है संपन्नता और सामाजिक श्रेष्ठता का भी जो है प्रतीक माना जाता है। एक से अधिक पत्नियां रखना उनमें हो सकता है कि सामाजिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता हो। तो ये यहाँ पर जो है इनमें होता है। इनमें वधू मूल्य का प्रचलन होता है। वधू मूल्य जो है इनमें प्रचलित है। वधू मूल्य का प्रचलन जो है, वधू मूल्य क्या होता है? देखिए, वधू मूल्य जिस तरह से हमारे सभ्य समाजों में अगर हम देखें तो वर मूल्य है, जिसमें जो है वर को एक तरह से डॉरी देकर या दहेज देकर जो है खरीद लिया जाता है। ऐसे जो है जनजातीय समाजों में वधू मूल्य का प्रचलन है, वहां वर मूल्य नहीं होता। तो जनजातीय समाजों में वधू मूल्य क्या होता है? तो वधू मूल्य में जो है अधिकांश तो होता यह है कि विवाह का प्रस्ताव जो है कौन रखेगा? तो वर पक्ष के द्वारा। वर पक्ष जो है वधू पक्ष के पास जाकर जो है विवाह का प्रस्ताव रखेगा, और फिर वर पक्ष जो है वधू पक्ष को कुछ न कुछ जो है सामग्री, जिनमें रुपया, पैसा, खाने का सामान, ये सारी चीजें, या जिस जनजाति में जो भी प्रचलित हो वो सब कुछ दिया जाता है। फिर जो है कुछ परंपराएं होती हैं जिनमें मंगनी, सगाई, फलदान, लगुन, ये सारी चीजें होती हैं। फिर जो है विवाह संपन्न होता है। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है विवाह होता है। इनमें 3 तरह का विवाह, पठौनी, चढ़ और लमसेना, ये 3 विवाह तो जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि पठौनी, चढ़ और लमसेना विवाह जो है किसमें प्रचलित है, या गोंडों में प्रचलित विवाह कौन सा है? अब गोंडों में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित जो विवाह की परंपरा है उसे हम दूध लौटाबा कहते हैं। दूध लौटाबा जो है क्या है? तो दूध लौटाबा जो है दरअसल भाई का लड़का और बहन की लड़की, या भाई की लड़की और बहन का लड़का, इसको ममेरे फुफेरे इसको जो है ममेरे फुफेरे भाई बहन भी जो है कह सकते हैं, अर्थात मामा का लड़का और बुआ की लड़की, या मामा की लड़की और बुआ का लड़का, है ना। इस परंपरा को जो है दूध लौटाबा कहा जाता है। तो 2 चीजें जो है हम यहाँ समझना चाहिए हमें। सबसे पहली बात तो जो है वधू मूल्य क्यों? वधू मूल्य दरअसल कई सारे मानव शास्त्रियों का यह मानना है कि जनजातियों में वधू मूल्य जो है वो एक तरह से वधू पक्ष को वधू के न रहने के फलस्वरूप दिया गया कंपनसेशन है। ऐसा क्यों? दरअसल जनजातियों में जो है वधू या लड़की जो है वो अपने आप में एक आर्थिक इकाई है, और जनजातियों में विवाह जो है उसके लिए कहा जाता है कि विवाह जो है वो कोई धार्मिक संस्कार न होकर, जनजातियों में विवाह जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रकार की संविदा है, एक प्रकार का करार है। और इसमें जब वधू पक्ष में, अर्थात पिता के घर, वधू के पिता के घर जब वधू नहीं है, तो अपने आप में एक आर्थिक इकाई का नुकसान हो रहा है। लड़की के नहीं रहने पर एक आर्थिक इकाई का नुकसान हो रहा है। तो उस आर्थिक इकाई के नहीं रहने के फलस्वरूप जो नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई के लिए वर पक्ष जो है वो वधू पक्ष को कुछ तो भी सामान जो है या नगद जो है वो देता है। कुछ मानव शास्त्रियों ने तो ऐसा बताया। कुछ मानव शास्त्रियों ने कहा कि ये भी हो सकता है कि कुछ जनजातियों में वधू मूल्य जो है वो इसलिए प्रचलित है क्योंकि भाई जो है वहां पर वधू जो है वो उतनी संख्या में नहीं है, अर्थात लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो है वहां पर वर मूल्य ना होकर वधू मूल्य का प्रचलन जो है वो है। तो इस तरह से जो है एक तो चीज ये हुई। दूसरी चीज जो है दूध लौटावा। दूध लौटावा में मैंने आपको बताया कि भाई का लड़का या भाई की लड़की और बहन का लड़का या बहन की लड़की के बीच जो है आपस में जो विवाह होता है उसे जो है हम दूध लौटावा कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ पर जो हो सकता है ये भाई का लड़का हो, ये जो है बहन की लड़की हो, ये जो है बहन का लड़का हो, और ये जो है भाई की लड़की हो। ऐसा जो है तो मतलब ये ममेरे फुफेरे भाई बहन जो हैं वो होंगे, और एक साथ जो है विवाह संपन्न हो रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये जो है दूध लौटावा, इस पूरी परंपरा को जो है दूध लौटावा कहते हैं। दरअसल जो है कुछ मानव शास्त्रियों का ये मानना था कि रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, मतलब लड़की जो है वो कहीं बाहर से ना आए, क्योंकि अगर लड़की बाहर से आती है तो उसका रक्त जो है अशुद्ध माना जाएगा। कई सारे जो है सभ्य समाजों में, अगर रोम में हम देखें तो रोम में जो है भाई बहनों के बीच विवाह जो है वहाँ रोम के राज परिवार में जो है वो प्रचलित था, क्योंकि वो लोग जो है ये मानते थे कि बाहर की लड़की को लेना मतलब अशुद्ध रक्त को लेना है। इसीलिए रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो है वहाँ भाई बहनों में भी विवाह हो जाता है। मुस्लिम समाजों में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी जो है भाई बहनों के बीच, चचेरे मौसेरे भाई बहनों के बीच जो है वहां पर भी जो है विवाह हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से जो है
ये विवाह संपन्न होता है, जिसे हम जो है दूध लौटावा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो है ये भी है कि अगर जैसे विवाह हो गया, दूध लौटावा के फलस्वरूप जो है जो विवाह हुआ, और किसी कारणवश जो है ऐसा हो गया कि विवाह जो है वो संपन्न नहीं हो पाया, मतलब लड़की जो है वो छोड़कर चली गई या लड़का जो है वो छोड़कर चला गया, किसी एक पक्ष की लड़की या लड़का अगर छोड़कर चला जाता है तो तो वो पक्ष, जिस पक्ष की लड़की या लड़का गया, वो दोषी कहलाएगा, वो दोषी होगा, और फिर उस पक्ष को जो है हर्जाना देना पड़ता है, जिसे दूध बूंदा भी कहा जाता है। इनमें जो है इसे दूध बूंदा कहते हैं। तो यहां पर जो है इसको भी जो है याद रखें। विवाह की जो है दूसरी परंपरा जो है, दूसरी प्रथा जो है, वो पारस्परिक सहमति के द्वारा जो है विवाह करने की परंपरा है, जिसमें लड़की जो है वो अपने पसंद के लड़के पर कुछ व्यक्तियों की मौजूदगी में, कुछ व्यक्ति जो है वहां खड़े हैं, उनकी मौजूदगी में जो है हल्दी घोलकर डाल देती है, और तब लड़का जो है वो लड़की को अपने घर ले जाता है, और फिर जो है पूरी बिरादरी को, उनका जो समाज है उसको भोज देता है। भोज देने के फलस्वरूप, भोज देने की परंपरा जो है बहुत है, भोज देने के फलस्वरूप जो है वो विवाह वैध माना जाता है। तीसरी भी एक प्रथा है। इस प्रथा में जो है, ये प्रथा दरअसल जो है लमसेना विवाह भी जो है कहलाती है, और इस विवाह में जो है क्या होता है, तो इस विवाह में वर के द्वारा भावी ससुर के घर जाकर जो है उसके खेतों पे काम करना या उसकी सेवा करना, ये वहां पर जो है किया जाता है, और फिर जो है खुश होकर उसको जो है कन्या दे दी जाती है। इसको सेवा विवाह भी कहते हैं। इस तरह का जो लड़का होगा उसे लमसेना या इसे लमानाई के नाम से जानते हैं। तो उनमें जो है विवाह का ये भी एक तरीका प्रचलित है। कई सारे मानव शास्त्रियों ने ये कहा कि विवाह का ये तरीका या सेवा विवाह जो है इसलिए प्रचलित है ताकि क्योंकि कई बार जो वर पक्ष होता है, लड़का जो है वो वधु मूल्य चुका पाने में जो है समर्थ नहीं होता, उसके पास जो है इतने पैसे नहीं है, इतनी सामग्री नहीं है कि वो जो है वधु मूल्य चुका पाए। लेकिन यदि उसे विवाह करना है तो फिर वो अपने भावी ससुर के यहाँ, अर्थात जिस लड़के से वो विवाह करना चाहता है उसके पिता के यहाँ जाकर जो काम करता है, उसके खेतों में बैल बैल हल चलाता है या उसकी अन्य तरीके से जो है सेवा करता है, और फिर उस सेवा से खुश होकर वो पिता जो है वो अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में दे देता है। इस तरह से जो है विवाह वहां पर जो है संपन्न होता है। अब विवाह हो रहा है तो विवाह विच्छेद भी है, तलाक जिसको हम डिवोर्स के नाम से भी जानते हैं। अधिकांशतः जो है डिवोर्स की जो परंपरा है वो गोंड जनजाति में जो है कम ही है, अर्थात ज्यादातर जो है विवाह विच्छेद इस तरह से जो होता नहीं है। लेकिन कुछ आधारों पर जो है विवाह विच्छेद हो भी जाता है, जैसे चरित्रहीनता या बांझपन, कोई स्त्री जो है झगड़ालू है, बीमार रहती है, ये सब कई सारी जो है समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से जो है कई बार ये विवाह विच्छेद होता भी है, डिवोर्स होता भी है। डिवोर्स गांव के पंचायत के समक्ष अगर पत्नी पति को तलाक दे रही है, गांव के पंचायत में जो है अगर फैसला हो रहा है और पत्नी जो है अगर पति को तलाक दे रही है और किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है, तो दूसरे व्यक्ति को उसके पूर्व पति को जो वधू मूल्य पूर्व पति ने चुकाया था वो हर्जाने के तौर पर उसको चुकाना पड़ेगा, और नए पति को जो है वो बिरादरी में भोज देना पड़ेगा। भोज बनेगा ना, भोज तो जो है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस जो पूर्व पति था, जिसको पत्नी ने तलाक दिया है, उसको वो पूरा का पूरा हर्जाना जो है नए पति के द्वारा जो है दिया जाएगा। अब यदि पति की मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में फिर जो है पुनर्विवाह की स्थिति आए, तो देखिए विवाह विच्छेद के साथ ही इनमें पुनर्विवाह का प्रचलन है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल के बाद विधवा पत्नी जो है वो दूसरा विवाह कर सकती है। अधिकांशतः जो है बड़े भाई की विधवा अगर है, कोई भाई है, उसकी पत्नी है, उसकी डेथ हो गई है, उसका जो छोटा भाई होगा उसके साथ ही अधिकांशतः जो है वो बड़े भाई की विधवा का विवाह होता है। हालांकि पत्नी चाहे तो किसी दूसरे पुरुष के साथ भी जो है वो विवाह कर सकती है। वो ऐसी स्थिति में वो विधवा स्त्री जो होगी वो
उस पुरुष पर जो है हल्दी और तेल लगा देती है और पुरुष जो है उस विधवा को जो है माला या अंगूठी या चूड़ियां जो है पहना देता है और फिर जो है पुरुष अपने बिरादरी को भोज देता है। भोज देने के बाद जो है उनका विवाह जो है वो वैध मान लिया जाता है। तो इस तरह से जो है उनमें विवाह विच्छेद के साथ साथ जो है पुनर्विवाह का प्रचलन जो है वो भी है। ये विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की बात हुई। अब हम आर्थिक क्रियाकलापों की बात करेंगे। मैं यहाँ पर जो है ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो ये सारा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा नोट्स है। अगर आपको अलग से जो है आपके व्हाट्सएप पे आपको आपके किसी अन्य मीडिया पे जो है अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेरे इस नंबर पे भी जो है मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो मैं आपको नोट्स जो है सारा कुछ मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा। डबल 83958492 इस नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको जो है नोट्स सेंड कर दूंगा। तो ये विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की बात जो है वो हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम लोग चलें। आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें, ये कुछ जो है झूम कृषि जो है वो दिखाई गई है। यहाँ पर जो है मछली पालन, मछली मारने की चीजें जो है वो दिखाई गई हैं। देखिए, जब हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो गोंड जनजाति की आवश्यकताएं जो है काफी सीमित हैं। वैसे भी जो है जंगलों में, पहाड़ों में निवास करने वाले लोगों की आवश्यकताएं जो है सीमित होती हैं। ये लोग, इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो स्थानांतरित कृषि है। हालांकि अब जो है स्थायी कृषि भी थोड़ा होने लगा है, पर मुख्य व्यवसाय जो है इनका शुरू से स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं, और आखेटन, शिकार करना। हालांकि जो वनों से मिलने वाली चीजें होती हैं उनका संग्रहण, पशुपालन और मछली पकड़ने का काम भी जो है ये लोग करते हैं। एक एक करके जो है हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हम स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं। देखिए, स्थानांतरित कृषि जो है कृषि का सबसे आदिम तरीका है, अपरिष्कृत तरीका है। स्थानांतरित कृषि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कर्तन दहन कृषि प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि प्रणाली या स्थानांतरित कृषि प्रणाली क्या है? कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। तो जब कभी किसी जंगल को, झाड़ियों को, पेड़ों को काट कर और उसको जला दिया जाता है और एक खेत बना लिया जाता है और फिर उसमें खेती की जाती है, तो इसको जो है हम कर्तन दहन प्रणाली से कृषि करना कहते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं कि 2-3-4 सालों में जब जो है उस भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर किसी दूसरी जगह पकड़ लिया जाता है और वहां के पेड़ों और झाड़ियों को काटकर जो है वहां पर फिर जो है खेती कर ली जाती है। तो इस तरह की जो स्थानांतरित कृषि होती है, झूम कृषि जिसको हम कहते हैं या कर्तन दहन कृषि कहते हैं, ये दरअसल जो है पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है और इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जिनमें बैगा भारिया जैसे लोग हैं, उनके लिए जो है स्थानांतरित कृषि जो है आज भी प्रचलित है। यहाँ पर इनका ऐसा मानना होता है, जैसे बैगा जनजाति में तो ये लोग जो है मानते ही हैं, उनका अपना जो है एक अंधविश्वास या हम कहें कि उनकी अपनी जो है मान्यता है कि अगर हम अ, भूमि पर अगर हल चलाते हैं तो हमारी भूमि रूपी माता का सीना छलनी होता है, तो इसलिए जो है वो लोग हल नहीं चलाते। खैर, स्थानांतरित कृषि जो है अगर हम देखें तो गोंड जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि है इसे दीपा या परका के नाम से जाना जाता है। परका में जो है पेड़ जलाए जाते हैं, जबकि दीपा में जो है झाड़ियां जलाई जाती है। दोनों में अंतर जो है वो यही होता है। और इनमें जो कृषि के यंत्र हैं अधिकांशतः फावड़े, कुदाल वगैरह होते हैं, उनसे खोद खाद कर जो है बीज डाला जाता है और बीज डालने के बाद फिर जो है वो उनके जो वन के देवता हैं, देवी हैं, उनकी जो है पूजा की जाती है, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है उनको प्रसन्न करने के लिए। हालांकि जो इनके औजार हैं, जो इनके बीज हैं, इतने अपरिष्कृत होते हैं कि उत्पादन जो है काफी कम ही होता है, उत्पादन अधिशेष जो है वो काफी कम होता है। लेकिन फिर भी जो है इनमें खेती जो है इस तरह से की जाती है। अब उसके बाद जो हम लोग बात करें अगर, तो ये एक कृषि प्रणाली जो है पैंडा, ये जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो लोग रहते हैं वहां पे गोंड, वहां पे जो है पैंडा कृषि होती है। पैंडा जो है झूम का ही दूसरा नाम है, जो कि जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है नाम। अब ये लोग शिकार करते हैं। शिकार में जो है अधिकांशतः बड़े जानवरों को मारने के लिए भाले और तीर का प्रयोग जो है
ये लोग करते हैं। छोटे जानवरों के लिए जो है लोग जाल से जो है छोटे जानवरों को, जैसे खरगोश वगैरह जो होते हैं, रैबिट्स वगैरह, उनको जो है जाल से ही पकड़ लेते हैं। मछलियां सामान्यतः जो है तालाब और नदियों में जो है टोकरी, जाल या बांस वगैरह के सहारे जो है लोग पकड़ने का काम करते हैं। मछली पालन जो है वो व्यक्तिगत रूप से भी होता है और सामूहिक रूप से भी जो है वो मत्स्य मारण का काम जो है इनके द्वारा किया जाता है। दूध के लिए गाय, भैंस, बकरियां पालते हैं। मांस के लिए सुअर, बतख, कबूतर, इन सब चीजों को जो है पाला जाता है। हाँ, अब जो है ये हो गया है कि खेती और आखेटन के अलावा भी जो है गोंड लोग, है ना, ग्वाले, कुम्हार, बढ़ई, लुहार, पालकियां उठाने और अन्य प्रकार के काम भी करने लगे। अन्य घरेलू काम भी जो है सब करने लगे। तो ये तो इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात हुई। अब हम इनके धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो देखिए, इनके प्रमुख देवता जो है वो दूल्हा देव, जो कि बीमारियों से रक्षा करते हैं। ठाकुर देव, जो ग्राम या भूमि के देवता है। और बूढ़ा देव, जो साज वृक्ष पर जिनका निवास माना जाता है। मुख्य रूप से दूल्हा देव, बूढ़ा ठाकुर देव और बूढ़ा देव जो है इनके प्रमुख देवता हैं। अगर एग्जाम में आता है तो दूल्हा देव जो है इनके सबसे प्रमुख देवता जो है दूल्हा देव है। तो इसको जरूर याद रखें आप, दूल्हा देव जो है इनके प्रमुख देवता है। हालांकि ठाकुर देव और बूढ़ा देव की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा कई सारे देवी देवताओं की पूजा जो है लोग करते हैं, जिनमें बड़ा देव, नारायण देव, धमसेन देव, मुठिया देव, ठाकुर देव, खेर माई, बंजारिन माई, बूढ़ी माई, शीतला माई, शारदा माई, भैरव देव, जोगनी माई, कंकालिन माई, कई सारे जो है देवी देवताओं की पूजा जो है इनके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर जो है कुछ चित्रों के माध्यम से जो है इनके देवी देवताओं को जो है उकेरने की कोशिश जो है वो कई सारे गोंड जनजाति के कलाकारों के द्वारा की गई है। गूगल पे जो है कई सारे जो है इस तरह के चित्र जो है आपको मिल जाएंगे, जिसमें जो है एक बड़ा देव जो है वो उनकी कल्पना की गई है। कुछ इस तरह से जो है अन्य देवी देवताओं की कल्पना जो है वो की गई है। ये लोग जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की जो है बलि देते हैं। जादू टोनों का जो है इनमें प्रचलन है। हम थोड़ा सा जो है इनमें आत्मावाद के बारे में जो हम लोग बात कर लें। देखिए, बाकी जो है फैक्चुअल चीजें जो है वो तो है ही। प्रमुख देवता जो है इनके दूल्हा देव है, बूढ़ा देव और ठाकुर देव जो है उनकी भी ये लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इनमें जो है आत्मावाद का प्रचलन है। आत्मावाद किसको कहते हैं? दरअसल ऐसा माना जाता है कि जनजातियों में जो है आत्मावाद का प्रचलन है। क्योंकि जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि जनजातियां ही आदिम पुरुष थी, अर्थात सभ्यता के विकास में जब पुरुष ने ये सोचा होगा या जब पुरुष ने ये देखा कि इस सृष्टि में जो है कई सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप निकल रहा है, कहीं कृषि हो रही है, कहीं शिकार, कई बार वो शिकार खेलने जाता था तो शिकार मिलता था, कई बार जो है नहीं भी मिलता था। तो उसको ऐसा लगा कि इस पूरी सृष्टि में जो है कोई तो एक इस पूरी प्रकृति में जो है कोई तो एक शक्ति है जो इन सारी चीजों को जो है नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल कर रही है। उसको ही उन्होंने जो है आत्मा कहा। और इस आत्मा से संबंधित जितने भी जो है प्रथा परंपराएं सब प्रचलित हुई, उनको जो है आत्मावाद कहा गया। साथ ही साथ जो है जब धीरे धीरे करके आगे जो है जब सभ्यता और आगे बढ़ी तो आदिम पुरुष ने ये सोचा कि ये जितनी अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सारी अलग अलग घटनाएं जो है वो कहीं अलग अलग आत्माओं के कारण तो नहीं हो रही है। और फिर जो है उनमें बहुआत्मावाद का प्रचलन बढ़ा। जैसे हम लोग बहुदेववाद पढ़ते हैं या बहुदेववाद को मानते हैं, मतलब हमारे कई सारे देवी देवता हम लोग मानते हैं। ऐसे उनमें जो है बहु आत्मावाद जो है उसका प्रचलन बढ़ा और ये मान लिया गया कि कई सारी जो है आत्माएं हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, उनकी वजह से जो है तमाम तरह की अच्छी और बुरी घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। और इसीलिए आपको जो है इनमें इतने सारे देवी देवताओं की पूजा जो है दिखाई दे रहे हैं। बड़ा देव सृष्टि और संहार के देवता माने जाते हैं। नारायण देव, धमसेन देव, मुठिया देव, ठाकुर देव, खेरमाई जो ग्राम रक्षक है, बंजारिन माई, बूढ़ी माई चेचक से रक्षा करने वाली, शीतला माई, शारदा माई, भैरव देव, जोगनी माई, कंकालिन माई, कई सारी जो है वो देव देवताओं की पूजा जो है लोग करते हैं। टोटम के बारे में जो है मैंने आपको बताया, टोटम और आत्मावाद दोनों ही जो है इनमें भी प्रचलित है, जो कि अन्य जनजातियों में भी है। टोटम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रकृति की किसी चीज के साथ जो है ये लोग अपना एक आध्यात्मिक संबंध में जोड़ लेते हैं और उसको जो है अपने घर में जो है स्थान देते हैं, अपने घर में उसका चित्र लगाते हैं और किसी भी तरह से उसको नुकसान से बचाते हैं। ये कुछ मृत्यु संस्कार जो है वो उसके बारे में जो है बात हम लोग करें। देखिए, मृत्यु संस्कार जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि गोंड जनजाति में मृतक संस्कार जो होता है वो दफनाने की प्रक्रिया भी होती है और साथ ही साथ जो है अग्निदाह की प्रक्रिया भी होती है। वयस्क मृतकों के लिए जो है सामान्यतः जो है अग्निदाह होता है, जबकि बच्चों के लिए जो है वो बच्चों को दफनाया जाता है। अग्नि संस्कार जो होता है तो अग्नि संस्कार के तीसरे दिन जो है वो मुंडन होता है। साथ ही साथ जो है
घर द्वार की सफाई सामूहिक तौर पर ये सब की जाती है। 10वें और 13वें दिन, 10वें दिन जो है 10 कर्म और 13वें दिन जो है फिर वो भोज, है ना। ये सारा जो हम लोगों में प्रचलित है वो उनमें भी जो है प्रचलित है। इस तरह से जो है इनमें ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। इनमें जो है ये मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद जो है उसे अपने घर की याद आती है और वो अपने घर वालों से जो है मिलना चाहता है। और इसीलिए जब कभी भी जो है ये लोग शव यात्रा करते हैं और शव को साथ में लेकर चलते हैं तो कहीं एक जगह तो शव को रखा जाता है। ये हिंदू मान्यताओं में भी जो है ये है। शव यात्रा में हम देखते हैं कि जो है कहीं पर एक जगह जाकर जो है शव को रखते हैं और फिर जो है उसको उठाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो है जहां पर ये लोग शव को रखते हैं उस जगह पर जो है बेर या तमाम बबूल या इस तरह की जो झाड़ियां होती है, जो कटीली झाड़ियां वगैरह होती हैं, उनको गाड़ देते हैं। इसके पीछे जो है उनकी मान्यता ये होती है कि चूंकि उनको घर की याद आती है और वो लौट कर जो है घर वापस ना आ जाए, तो इसलिए जो है वो झाड़ियां गाड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि जब वो लौट कर आएंगे तो वो झाड़ियों या कटीली झाड़ियों और कांटों की वजह से जो है वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए जो है उनमें इस तरह से जो है बेर और बबूल वगैरह के पेड़ वगैरह ये सब जो है गाड़ दिया जाता है। तो ये उनमें जो है अपनी एक मान्यता जो है वो उनमें ये है। खैर, तो उसके बाद यहाँ नृत्य की बात करें हम। नृत्य में जो है अगर देखें कई सारे जो है इनमें नृत्य होते हैं। कर्मा है, रीना है, मंदारी है, सुआ है। एक एक करके जो है हम सबकी बात करेंगे यहाँ पर। प्रमुख नृत्य में जो है गौड़ों में प्रचलित प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो गौड़ों में प्रचलित प्रमुख नृत्य में जो है वो सैला नृत्य, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, दीवानी, सजनी, विरसा, भड़ौनी, कहरवा, ये सब जो है पूछा जाता है एग्जाम में। इसको जो है जरूर याद रखें। कर्मा नृत्य जो है कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए जो है किया जाता है। अधिकांशतः जो है जब फसलें आती हैं तो फसलों के आने के बाद जो है कर्म की प्रधानता के लिए या कर्म की प्रधानता को दर्शाने के लिए जो है ये कर्मा नृत्य किया जाता है। इसी तरह से जो है आप देखें तो सैला नृत्य है, सुआ नृत्य है। सैला नृत्य अधिकांशतः जो है दिवाली के समय पे किया जाता है। लोकगीत जो है इनमें लोक गीतों का भी प्रचलन है। कर्मा लोकगीत, रीना, सुआ गीत, ददरिया। ददरिया जो है अपने दशहरे के समय जो है ये ददरिया गीत गाया जाता है। फाग विवाह गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये होली के अवसर पर भी गाया जाता है। ऐसे ही सीहर गीत जो है। प्रमुख वाद्य यंत्रों में जो है गोंडों में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मांदर। मांदर जो है वो एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो ढोलक के प्रकार का ही होता है। लेकिन ढोलक में ढोलक से डिफरेंस ये होता है कि मांदर में जो है जो बीच का हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है और बाकी के जो दोनों किनारों के हिस्से होते हैं वो थोड़े जो है डायमीटर में कम होते हैं। बीच का जो हिस्सा होता है उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो जो है वाद्य यंत्र मांदर होता है। इस तरह से टिमकी, मंजीरा, खरताल, चुटकी, झांझ ये सब जो है इनमें प्रमुख वाद्य यंत्र है। और नाटक जो है इनमें स्वांग स्वांग नाटक का जो मंचन जो है वो इनमें किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ और विशेषताओं में इनमें एक विशेषता जो है घोटुल की है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गोंड जनजाति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो है इनमें प्रचलित युवाग्रह है और इस युवाग्रह को जो है यहाँ पर घोटुल के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर जो है आपको घोटुल दिखाई दे रहा है। घोटुल में जो है नृत्य करते अविवाहित युवक युवतियां यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा है ये वाद्य यंत्र जो है ये मांदर है। तो ये मांदर जो है यहाँ पर ये पुरुष जो है ये मांदर बजा रहा है। स्त्रियां जो है वो यहाँ पर डांस कर रही हैं। पुरुष जो है वो इस तरह से जो है वो डांस करते हुए जो है घेरे में जो है डांस कर रहे हैं। दरअसल घोटुल जो है वो क्या है? तो घोटुल जो है वो अविवाहित युवक युवतियों का जो है वो एक संगठन होता है। इसमें जो है इसके सदस्य केवल अविवाहित युवक युवतियां ही होती हैं। ये घोटुल जो होता है इस घोटुल में शाम होते ही लोग जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अर्थात अविवाहित युवक युवतियां जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर जो है वो घोटुल अधिकांशतः जो है गांव से बाहर जो है वो बनाया जाता है और एक घर होता है और वहां पर जो है यहाँ पे आपको ये झोपड़ी जो दिखाई दे रही है ये दरअसल जो है घोटुल है ना। और यहाँ पर जो है शाम होते ही युवक युवतियां पहुंच जाती हैं। यहाँ पर जो है आग जलाया जाता है। आग के चारों ओर जो है वो डांस करते हैं। वहां पर जो है तमाम जो पेय पदार्थ उनके होते हैं, शराब, मंडिया या ताड़ी वगैरह जो है वो ये लोग पीते हैं। एक तरह से जो है देखें तो हमारा जो मॉडर्न क्लब जिसको हम कहते हैं, इस मॉडर्न क्लब की संकल्पना कहीं ना कहीं जो है इस घोटुल में दिखाई देती है। अर्थात ये एक तरह से जो है हमें विरासत में मिला हुआ है। ये जो मॉडर्न क्लब हमें मिला हुआ है ये एक विरासत के रूप में जो है हमें मिला हुआ है। और इस घोटुल में जो है शाम को है ना ये सारे लोग जो है वहां पहुंचते हैं। आग जलाई जाती है जिसे बोन फायर हम लोग भी कहते हैं।
है ना, बोनफायर के चारों ओर जो है ये लोग डांस वांस करते हैं। यहाँ पर जो है इनको अपने समाज और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर इनको इनके जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों की किस्से कहानियां वगैरह सुनाई जाती हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि गोंड जनजाति में जो है घोटुल जो है वो इनको यौन प्रशिक्षण प्रदान करने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। अर्थात यहाँ पर जो है यौन संबंधी प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। दरअसल ये यौन संबंधी प्रशिक्षण जो है वो इन्हें भावी वैवाहिक जीवन के लिए, भविष्य में वैवाहिक जीवन के लिए जो है इनको तैयार करता है। तो घोटुल जो है वो एक ऐसी संस्था हुई जहां पर इनको सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण के साथ साथ जो है यौन प्रशिक्षण भी जो है दिया जाता है। ये घोटुल जो है एक और घोटुल का जो है ये परिदृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें जो है विवाहित युवक युवतियां जो है वो डांस कर रहे हैं। इनमें तीज त्योहारों में गोंड जनजाति में हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, दिवाली, जवारा, जिरोती, विद्री पूजा, होली, भुजलिया, ये सब चीजें जो है वो कई सारे जो पर्व त्योहार हैं वो सब मनाए जाते हैं। ये फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद रखनी है। तो ये इतनी चीजें जो है वो गोंड जनजाति के बारे में थी। गोंड जनजाति के बारे में मैंने जितनी चीजें बताई, इससे बाहर तो गोंड जनजाति में जो है प्रश्न नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फैक्चुअल चीजें जो है इसमें बहुत ज्यादा है। डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। क्लास थोड़ी लंबी है, पर आपको देखना या आपको समझना जो है बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अब जनजातियों से प्रश्न जो है डीप में भी आएंगे, थोड़ी गहराई में भी आएंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट को भी जो है समझने की आवश्यकता है, और फैक्चुअल चीजें जो है वो तो याद रखनी है, क्योंकि प्री में जो है फैक्चुअल चीजें ही आती हैं। अगले क्लास में हम लोग भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भील जनजाति और उनकी क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक एक करके जो है हम सारे जितने भी जो हमारी जनजातियां उन सब के बारे में जो है एक एक करके जो है हम पढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप विश्वास माने कि मेरी क्लास में पढ़ने के बाद, मेरी क्लास से वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं किसी क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे प्रश्न भी जो है आपको मेरे इन नोट्सों से ही मिल जाएंगे। आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो है फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया 8839584923, इस फ़ोन नंबर पे आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएट जो भी आप नोट्स जो है चाहें वो नोट्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं सेंड कर दूंगा, आप हार्ड कॉपी निकाल लें। आप सभी लोगों से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी जो है पढ़ते हैं तो हार्ड कॉपी से ही पढ़ें, मतलब नोट्स जो है वो जरूर आप एक प्रिपेयर करके जो है वो रखें और उससे ही पढ़ें। तो खैर आज इस क्लास में जो है इतना ही। मिलते हैं एक और बहुत बेहतर से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।